जी विमल भाई। जी, थैंक यू सौरभ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं एक शराबी हूँ, मेरा नाम विमल है। हाय विमल भाई। हाय। और लिविंग सोबर की जर्नी में हम पहुंचे हैं अब चैप्टर 15 पे, 15 पे, वॉचिंग आउट फॉर एंगर एंड रिजेंटमेंट्स। लेकिन उससे पहले ज़रा एक बार हमने पीछे क्या पढ़ा था उसको थोड़ा सा जल्दी से समराइज कर देता हूँ। लास्ट टाइम हमने चैप्टर खत्म किया था एंडिंग ऑफ लोनलीनेस, अकेलेपन को भगाना। और उसमें हमें मोटा मोटा बताया गया था कि कैसे हम अकेले हो गए थे, और अकेले नहीं भी होते थे तो अकेलापन महसूस करते थे। और जब ए में आए हैं तो कैसे हमें दिक्कत होती है शुरू शुरू में, हमें रिश्ता बनाना नहीं आता, हिचकिचाते हैं हम किसी से बात करने में। और फिर बताया गया था कि कैसे मुझे मदद मांगनी है। ए में आने के बाद मदद कैसे मांगनी है, मैं मदद का मांगने में भी हिचकिचाता हूँ, कैसे मदद मांगनी है। फिर एक बात बताई गई थी कि सालों की आदत पड़ी हुई है अकेले रहने की या अकेला महसूस करने की, उसको जाने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मुझे कोशिश करते रहना है। और अपने फेलो मेंबर्स के साथ अपनी मीटिंग्स में कोशिश करते रहना है कि मैं उनके साथ जुड़ूं। और एंड में मुझे ये वार्निंग दे दी गई थी कि अकेलापन जो है वो मुझे वापस शराब की तरफ ले जा सकता है। अगर मैं वो आदत नहीं छोड़ता हूँ अकेले रहने की, मदद मांगने में हिचकिचाता हूँ, तो वो मुझे कैसे शराब की तरफ वापस ले जा सकता है। अब उस चैप्टर के साथ हमने जो हम हॉल्ट की बात करते हैं बार बार, हमने हॉल्ट के 3 हिस्से कवर कर लिए। हंगरी, लोनली एंड टायर्ड। हमने हंगर को भी कवर कर लिया पीछे, हमने टायर्डनेस को भी कवर किया पीछे, और ये पिछला चैप्टर हमने अकेलेपन पे भी पढ़ लिया। अब ये जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, वॉचिंग आउट फॉर एंगर एंड रिजेंटमेंट्स, ये हॉल्ट का चौथा और आखिरी हिस्सा है, गुस्सा, एंगर। तो ये चैप्टर हमें बताएगा कि गुस्से के बारे में हमें क्या करना है। वॉचिंग आउट फॉर एंगर एंड रिजेंटमेंट्स, गुस्से और खुन्नस का ध्यान रखें। पेज नंबर 37 इंग्लिश लिरिक्स होगा। Anger has already been touched on in this booklet, but some rough experiences have convinced us it is so important. It deserves special attention from anyone wanting to get over a drinking problem. पीछे सरसरी तौर पे बात हुई थी गुस्से के बारे में, इस किताब में ही सरसरी तौर पे बात हुई थी, लेकिन ज्यादा उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया था। लेकिन अब ये कहता है कि हमारे जो अनुभव हैं, जो एक्सपीरियंस हैं, वो हमें बताते हैं, वो हमें विश्वास दिलाते हैं कि गुस्सा ऐसी चीज है, इतनी इंपॉर्टेंट, इतनी महत्वपूर्ण चीज है कि जो कोई भी अपनी ड्रिंकिंग प्रॉब्लम को हल करना चाहता है, अपने शराब की समस्या को हल करना चाहता है, उसके लिए इस चीज पे खास ध्यान देना बहुत जरूरी है। गुस्सा मेरे लिए, मेरा अनुभव बताता है कि इतना खतरनाक है कि अगर मुझे अपनी शराब की आदत से छुटकारा पाना है, शराब की समस्या से छुटकारा पाना है, तो मुझे अपने गुस्से पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। हॉस्टिलिटी, रिजेंटमेंट, एंगर, whatever word you use to describe this feeling, seems to have a close tie up with intoxication and maybe even a deeper one with alcoholism. अब आप गुस्से को कुछ भी नाम दे सकते हैं। हॉस्टिलिटी बोल सकते हैं उसे। हॉस्टिलिटी का मतलब होता है कि डर पार लेना किसी से, किसी की तरफ बड़ा आक्रामक होना। रिजेंटमेंट, खुन्नस, गुस्सा। आप गुस्से को बताने के लिए कोई भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ भी कह लो इसको, किसी भी रूप में इसको ले लो, लेकिन हकीकत ये है कि इसका इंटॉक्सिकेशन, नशा, नशे के साथ बहुत गहरा संबंध है, बहुत नजदीकी और बहुत गहरा संबंध है। और शायद उससे भी गहरा संबंध मेरे शराबीपन के साथ, क्योंकि जो मुझे मेंटल प्रॉब्लम बताई गई, मानसिक जो मेरी समस्या है शरीर के साथ साथ, तो मुझे मेजरली बताया गया कि मेन समस्या मेरी, एक बुक जो कहती है मेरी मुख्य समस्या मेरे दिमाग में, और गुस्सा वहीं से ही उत्पन्न होता है। तो इसलिए शायद मेरे शराबीपन के साथ और भी गहरा संबंध था इसका।
मेरे गुस्से का। फॉर इंस्टेंस, some scientists once asked a large number of alcoholic men why they got drunk and found an important answer was so I can tell somebody out. ये कितनी बार हुआ है, अक्सर होता था मेरे साथ। कुछ वैज्ञानिकों ने कुछ शराबियों से बात, लार्ज नंबर ऑफ एल्कोहलिक, बहुत बड़ी तादाद में शराबियों से बात की और उनसे पूछा कि उन्होंने क्यों पी, और उसका जवाब बहुत ही महत्वपूर्ण था, बहुत इंपॉर्टेंट था। उसका जवाब था ताकि मैं किसी के साथ हिसाब बराबर कर सकूं। कितनी बार होता था मेरे साथ भी, पीने के बाद मैं शेर हो जाता था और अब मैं देख लूंगा किसी के साथ रिजेंटमेंट है, किसी पे गुस्सा है, तो पीने के बाद मैं कुछ भी बोल दूंगा, कुछ भी कर दूंगा उसके साथ। पीने से पहले शायद हिम्मत की कमी होती थी, लेकिन पीने के बाद जो मैं शेर बन जाता था, तो वही चीज ये बता रहा है कि बहुत बड़ी तादाद में शराबियों से बात की कि क्यों पी, उन्होंने क्यों पी, और जवाब एक ही था सबका कि ताकि मैं किसी के साथ हिसाब बराबर कर सकूं। इन अदर वर्ड्स, they felt the power and freedom while drunk to express anger they could not comfortably display when sober. वही चीज मैं जो कह रहा हूँ, जब मैं सोबर होता था तो मैं गुस्सा नहीं कर पाता। भाई उस टाइम तो मेरे अंदर गिल्ट, फियर, ये सब कहानियां चल रही होती थी, या मैं इरिटेबल, रेस्टलेस, डिसकंटेंट होता था। उस टाइम हिम्मत नहीं होती थी कुछ भी बोलने की किसी को। उस टाइम तो बल्कि मैं सोचता था मुझे कोई ना कुछ बोल दे, लेकिन पीने के बाद मुझे किसी का डर नहीं रहता, और जो अंदर होता था मैं सब बाहर निकालने की हिम्मत आ जाती। तो दूसरे शब्दों में, पीने के बाद में अपना गुस्सा बाहर निकालने की, अपना गुस्सा व्यक्त करने की ताकत और आज़ादी मिल जाती, ताकत भी आ जाती है और मैं आज़ाद भी हो जाती हूँ, कुछ भी बोल सकता हूँ क्योंकि मुझे भी नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ। तो जो बिना शराब पिए मैं आराम से चीज नहीं बोल सकता या नहीं दिखा सकता था अपना गुस्सा, वो पीने के बाद मुझे ताकत भी मिल जाती थी और आज़ादी भी मिल जाती थी कि मैं अपना गुस्सा निकाल सकूँ बाहर, दिखा सकूँ सामने वाले। हिसाब बराबर करने का मेरा तरीका यही था। Someone has suggested there may be a subtle undetermined biochemical relation between alcohol and the kind of body changes that accompany it. अब किसी ने ये सुझाव दिया है, या किसी का ये सुझाव है, या उसका मानना भी कह सकते हैं कि उसका मानना है कि शायद शराब की वजह से जो मेरे अंदर बायोकेमिकल परिवर्तन होते हैं, तो शराब बायोकेमिकल परिवर्तन करती है और मेरी बॉडी में जो बदलाव होते हैं गुस्से की वजह से, इन दोनों में कुछ संबंध है। सटल अनडिटरमाइंड, एक बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही छोटा, लेकिन अनडिटरमाइंड, जिसे अभी तक पता नहीं लगाया जा सकता कि क्या संबंध है, लेकिन जो बायोकेमिकल बदलाव अल्कोहल करती है और जो मेरे शरीर में परिवर्तन गुस्सा लाता है। अब बॉडी चेंजेस क्या होते हैं मेरे शरीर में, गुस्से की वजह से मेरे क्या होगा, शरीर सन जाएगा, मुठियां बिछ जाएंगी, सिर फटने लगेगा, दांत भींचूंगा, और अंदर अंदर आग लग रही हो। पूरे बॉडी चेंजेस आते हैं मेरे हाव भाव में, मेरे अंदर ये सिस्टम में बहुत बदलाव आते हैं। तो शायद उनमें और शराब में कुछ संबंध है। One experimental study of alcoholics suggested that resentments may create the blood of alcoholics a certain uncomfortable condition that is cleared up by a binge. अब किसी ने कोई प्रयोग किया है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी की है, कोई एक्सपेरिमेंट किया है, कोई प्रयोग किया है, और उससे क्या निकल के आया है कि शराबियों के खून में, शरीर में भी नहीं, खून में ये जो रिजेंटमेंट्स होती है, जो खुन्नस होती है, वो एक अनकंफर्टेबल कंडीशन, एक असहज स्थिति पैदा करती है।
एक बेआराम की स्थिति पैदा करती है, जो सिर्फ एक बिंज से ही दूर होती है, लगातार पीने से ही दूर होती है। तो मेरे अंदर जब गुस्सा या खुन्नस भरी होती है, तो मैं नेचुरल है असहज अनकंफर्टेबल फील करता हूँ। नॉर्मल तो नहीं, असहज और अनकंफर्टेबल फील करता हूँ, बेआराम, जैसे अभी बोला, रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंट, बेचैन हो जाता हूँ। तो वो स्थिति मेरे अंदर, मेरे खून में बन जाती है, और वो सिर्फ लगातार पीने से ही, बिंज ड्रिंकिंग से ही ठीक होती है। But top psychologist has recently suggested that drinkers may enjoy the feeling of power over others that the influence of alcohol can. अब एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट ने भी यही कहा है कि शराब पीने के बाद में मुझ में पावर की भावना आती, दूसरे ऊपर पावर की भावना आती, जो शराब लेके आती है मेरे अंदर, दूसरे के अंदर पावर, दूसरों के ऊपर पावर की भावना लेके आती, कि अब मैं दूसरे के ऊपर पावरफुल हूँ, शक्तिशाली हूँ, दूसरों पे अपना रोब जमा सकता हूँ, अपनी चला सकता हूँ दूसरों के ऊपर। और ये चीज हम सब ने एक्सपीरियंस किया कि शराब पीने के बाद मेरे सामने कोई कुछ नहीं होता, कोई आ जाए सामने। तो ये शराब जो है, ये मेरे अंदर पावर की फीलिंग लाती। Facts have been reported about the close correlation between drinking and assaults and homicides. और ये तो हम अक्सर सुनते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, खबरों में देखते हैं, न्यूज में देखते हैं, आसपास भी देखते हैं, हम सुनाई देता है कि शराब पीने और दूसरों पे हमला करने या दूसरों की हत्या करने में बहुत गहरा संबंध। फैक्ट्स हैव बीन रिपोर्टेड, ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं, और ये हम सब हमने देखा हुआ, हम जानते हैं सर, कि शराब पीने और असॉल्ट्स एंड होमिसाइड्स, दूसरों पे हमला करने, लड़ाई झगड़ा करने, और होमिसाइड्स, होमिसाइड बोलते हैं मानव हत्या, दूसरे इंसान की हत्या करने में बहुत गहरा संबंध। शराब पी के मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और अक्सर हम देखते हैं एक्सीडेंट होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, इवन मर्डर हो जाते हैं, शराब पी के मर्डर कर देता। It seems a large proportion of these in some countries happen when either the victim or the perpetrator और बोस इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल। तो ये लगता यही है कि कुछ देशों में जो ऐसी घटनाएं होती हैं, उनमें बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़े अनुपात में जो संख्या, जो ये घटनाएं होती हैं, उनमें यहाँ तो जो विक्टिम है, जो शिकार हुआ है इस घटना का, वो, या जिसने इस घटना को अंजाम दिया है, या फिर दोनों ही नशे में, दोनों ने पी रखी। कितनी बार सुनते हैं हम कि इकट्ठे बैठ के पी रहे हैं और पीछे पीछे झगड़ा हो गया, मार कुटाई हो गई, किसी ने किसी का सिर फोड़ दिया, किसी ने किसी को चाकू मार दिया, इकट्ठे बैठ के पीछे पी। बहुत बार खबरें आती है, या पी के गाड़ी चला रहा है, किसी पे चढ़ा दी, मतलब बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं। तो उनमें ज्यादातर यही होता है कि यहाँ तो जो शिकार हुआ है उस घटना का, तो पी के लड़खड़ाता वो सड़क पे चल रहा है और कोई ठोक गया, और या फिर पी के गाड़ी चला रहा है, उसने किसी को ठोक दी, और यहाँ दोनों ही पी के बैठे। तो वो शराब के इन्फ्लुएंस में रहते हैं, शराब के असर में होते हैं, इसलिए ये घटनाएं होती हैं। रेप्स, डोमेस्टिक स्क्वैबल्स लीडिंग टू डाइवोर्स, child abuse and armed robbery are also frequently laid at the doorstep of excessive drinking. अति में पीने की वजह से भी रेप होते हैं, बलात्कार, डोमेस्टिक स्क्वैबल्स, पारिवारिक झगड़े, जिनमें तलाक तक की नौबत आ जाती है। ऐसे ऐसे झगड़े होते हैं पीने के बाद, तलाक की नौबत आ जाती है। चाइल्ड एब्यूज, बच्चों का जो है वो, उनके साथ गलत हरकतें करना या दुर्व्यवहार करना बच्चों के साथ।
और यहाँ तक कि डकैती, आर्म्ड रॉबरी, हथियारों के साथ डकैती, ये सब भी जो है अक्सर इनका संबंध जो है एक्सेसिव ड्रिंकिंग के साथ जोड़ा जाता है, कि उनकी वजह यही बताई जाती है कि जिसने भी ये हरकत की या ये घटना की वो बहुत ज्यादा नशे में था, बहुत ज्यादा पी। तो इनमें से कुछ चीजें जो ऊपर बताई हैं तो सब हमने एक्सपीरियंस की हुई है और देखी भी हुई है। शायद मेरे जैसे शराबी के लिए तो कोई नई बात नहीं है कि ये चीजें होती हैं, देखी हैं अपने आसपास भी। Even those of us who have had no experience in such behavior can easily understand the kind of fierce rage which might lead some people to think of such violence when they are tightened. अब चाहे अब में से कुछ ने या कईयों ने या ज्यादातर ने इस तरह का कुछ काम ना भी किया हो, इस तरह का व्यवहार ना भी किया हो, और मैं शायद बड़ा सौभाग्यशाली था कि इनमें से मैक्सिमम चीजें तो मैंने नहीं की, पीते हुए या पीकर। ऑलमोस्ट सभी चीजें ऐसी हैं जो मैंने नहीं की, लेकिन नहीं भी की हैं, अगर ऐसा व्यवहार नहीं भी किया है, फिर भी जिस तरह से मुझे गुस्सा आता था, जिस तरह से मैं फियर्स रेज में आता था, भीषण गुस्सा, भीषण गुस्सा, हल्का फुल्का नहीं, भीषण गुस्सा, जब अपना आपा खो देता हूँ, जब मुझे गुस्से में भी होश नहीं रहता, एक तो शराब का नशा, ऊपर से गुस्से में होश खो दे, तो वो डबल असर हो गया। तो ये इस चीज को हम समझ सकते हैं कि जब शराब के नशे के साथ ये भीषण गुस्सा मिल जाता है तो लोग ऐसी हरकतें कर सकते हैं, इस तरह की हिंसा कर सकते हैं, इस तरह की वायलेंस कर सकते हैं जब बहुत ज्यादा पी रखी, बहुत ज्यादा पीने के बाद गुस्से पे काबू नहीं रहे तो कुछ भी हरकत हो सकती। सो वी रिकग्नाइज द पोटेंशियल डेंजर इन, इसलिए हमें जो गुस्से में जो खतरा भरा हुआ है, जो गुस्सा हमसे करवा सकता है, उस चीज को हमें पहचानना है। और हम पहचान भी लेते हैं। वो पहचान इसीलिए लेते हैं जब हम आते हैं प्रोग्राम में। तो सो वी रिकग्नाइज द पोटेंशियल डेंजर इन एंगर, गुस्से में क्या खतरा हो सकता है उस चीज को पहचानना है। देयर सीम्स लिटिल डाउट that it is a natural state to occur in the human animal from time to time. अब इसमें कोई शक नहीं है कि गुस्सा एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, प्रतिक्रिया है जो इंसान में होती है। एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जो समय समय पर सब इंसानों में होती है। लाइफ हियर इट मे वेल हैव सम सर्वाइवल वैल्यू फॉर ऑल मेंबर्स ऑफ स्पीसीज होमो सेपियंस। होमो सेपियंस इंसानों का एक दूसरा नाम है, ये वैज्ञानिक नाम। जो साइंटिस्ट लोग हैं वो ह्यूमंस को, इंसानों को होमो सेपियंस कहते हैं, ये स्पेसिस बताते हैं, उसकी एक प्रजाति। ये जो दुनिया भर में जितनी भी प्रजातियां हैं जीव जंतुओं की, उनमें एक प्रजाति है मनुष्य जिसे होमो सेपियंस कहते हैं वैज्ञानिक। तो डर की तरह ही इंसानों में भी जो है, ठीक है गुस्सा आता है, उससे बच भी लेते हैं, सर्वाइवल वैल्यू है, उससे कई बार बच भी लेते हैं, बच सकते हैं। Anger towards abstractions such as poverty, hunger, illness, and injustice have no doubt produced changes for the better in various cultures. अब किसी जायज समस्या की तरफ अगर गुस्सा है और उसको हम पॉजिटिव इस्तेमाल करते हैं, सकारात्मक रूप से इस्तेमाल करते हैं, तो उसका एक अच्छा नतीजा भी निकल सकता है। बजाय जरूरी नहीं है वायलेंस की जाए या बीमार पिटाई की जाए, लेकिन अगर किसी जायज उद्देश्य पे, जायज काम के लिए है, जैसे गरीबी, भूखमरी, बीमारी या अन्याय, ये कुछ एग्जाम्पल है। और भी ऐसे सोशल कॉजेज हो सकते हैं जिनसे मेरे अंदर गुस्सा पनपता हो।
लेकिन वो कहता है कि इन चीजों की तरफ जो गुस्सा है, उसमें तो कई कई संस्कृतियों में बड़े अच्छे नतीजे निकले कि गुस्से में आके लोगों ने इन चीजों को बदलने की तरफ काम किया। कोई आंदोलन चलाया, कोई कुछ किया, जिससे कि ये जो भूखमरी, गरीबी और अन्याय, इसके खिलाफ खड़े हुए और उसके अच्छे नतीजे निकले। लेकिन वो एक सकारात्मक इस्तेमाल हुआ गुस्से का, एक पॉजिटिव यूज। ऊपर जो उसने बताया है वो गुस्से के सारे नेगेटिव, नकारात्मक इस्तेमाल है। But there is also no denying that mayhem and even verbal assaults committed in excesses of anger are deplorable and do damage to society as a whole as well as to individuals. लेकिन अब इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भाई जो हम गुस्से में बोलते हैं, वर्बल असॉल्ट्स, जुबानी हमला, जुबानी हमला, मेरे जैसा बंदा जब मैं बोलता था, तब गुस्से में बोलता था, अपनी तरफ से तो मैं कहता था मैं सच बोल रहा हूँ, लेकिन सामने वाले को अंदर तक चीर देता था। वो सच भी मैं इतने गंदे तरीके से बोलता था कि सामने वाला सुन के या तो मेरी हत्या कर दे या आत्महत्या कर ले। इतने गंदे तरीके से मैं सच भी बोलता था, वो जो मुझे सच लगता। और कई बार तो मैं बिना सोचे समझे बोलता ही था, तब भी मैं सामने वाले के कपड़े उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। तो वो जो जुबानी हमले होते या मेहम, जो मैं हलचल, अशांति पैदा कर देता हूँ गुस्से से, कमिटेड एक्सेस ऑफ एंगर, जब मैं अति में गुस्सा करता हूँ, उसमें जब मैं हलचल पैदा कर देता हूँ, जो मैं जुबानी हमले करता हूँ, दे आर डिप्लोरेबल, निंदा के योग्य है, वो निंदा के योग्य हैं। एंड डू डैमेज टू सोसाइटी एज अ होल एज वेल एज टू इंडिविजुअल्स। अब इससे तो कोई भी इनकार नहीं करेगा कि गुस्से की अति में मैं कुछ भी किसी को बोल दूं बिना सोचे समझे, या बिल्कुल चारों तरफ अशांति पैदा कर दूं, तो वो की तारीफ की बात तो है नहीं। वो तो जाहिर है कि उसकी तो निंदा ही होगी। कोई मुझे आके प्यार से पुचकारेगा तो नहीं, सब लोग मुझे ही गलत बोलेंगे और मेरी निंदा ही करेंगे। और डू डैमेज टू सोसाइटी एज अ होल एज वेल एज टू इंडिविजुअल्स, और पूरे समाज को तो नुकसान पहुंचाते ही हैं और इंडिविजुअल को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इंडिविजुअल्स कौन है? मैं हूं जो गुस्सा कर रहा हूं, मुझे तो नुकसान होना ही है। और जैसे मैंने अभी बताया कि सामने वाले को जिस पे गुस्सा कर रहा हूँ, उस पर नुकसान पहुंचना ही पहुंचना है, उसको डैमेज होना ही होना है। जैसे मैंने अभी बताया कि मैं तो इस तरीके से बोलता हूँ कि या तो मेरी हत्या कर दे वो, या खुद अपनी आत्महत्या कर ले। तो वो मुझे भी डैमेज कर रहा है गुस्सा, और सामने वाले को भी कर रहा है, और समाज को तो कर ही रहा है, क्योंकि समाज में कैसे डैमेज कर रहा है वो ऊपर उसने बता दिए। क्या क्या हरकतें होती हैं गुस्से में, रेप, डकैती, घर में कलह, तलाक, ये सब होते हैं। तो समाज को भी डैमेज होता है। Therefore, many religions and philosophies urge us to get rid of anger in order to find a happier life. तो इसलिए कई धर्म भी बताते हैं, बल्कि लगभग सभी धर्म बताते हैं, और फिलोसफीज भी बताती हैं। वो हमें आग्रह करते हैं गुस्से से छुटकारा पाने के लिए। आप किसी भी सत्संग में चले जाओ, कोई भी धार्मिक किताब पढ़ लो, किसी भी धार्मिक व्यक्ति से बात कर लो, धर्म के व्यक्ति से बात कर लो, सब यही कहेंगे कि अगर एक खुशी भरा जीवन चाहिए तो गुस्से का त्याग करो। ये प्रवचन सुनने को मिलते हैं। टू फाइंड अ हैप्पियर लाइफ, एक खुशी भरा जीवन अगर चाहिए तो गुस्सा छोड़ दो। अभी कहते तो सारे हैं, छोड़ना कैसे है? मेरे जैसे इंसान के लिए समस्या वो होती है, वो भी आगे पता चलेगा हमें इसी चैप्टर में। फिलहाल यही है कि अगर एक खुशी भरी जिंदगी चाहिए तो गुस्से को छोड़ना है। Yet a great number of people assert that bottling up anger is very bad for emotional health, that we should get our hostility out in some way or it will poison our insides by turning inward towards ourselves, thus leading to deep depression. लेकिन एक चीज पे भी और काफी लोग सहमत हैं,
और मानते हैं एक चीज को बहुत सारे लोग, और बिल्कुल कहते हैं कि ये भी पक्की बात है कि अगर गुस्से को दबा के रखा है, बॉटलिंग ऑफ एंगर, अगर गुस्से को दबा के रखा जाए तो ये मेरे इमोशनल हेल्थ के लिए बहुत बुरा है, मेरे भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए बहुत खराब है, बहुत बुरा होता है। जाहिर है कि मेरे अंदर गुस्सा दबा हुआ है, तो मैं सही इमोशनल हेल्थ में रह ही नहीं सकता। कैसे रहूंगा? सवाल ही नहीं उठता। मेरी इमोशनल हेल्थ तो हमेशा डिस्टर्ब रहेगी ही रहेगी। मैं जितनी मर्जी ऊपर से दिखा लूं कि मैं तो सही हूँ, मैं तो सही हूँ, कितनी बार होता है गुस्सा आ रहा होता है और कोई मेरे से सामने वाला पूछता क्या हुआ तुझे, इतना चुपचाप क्यों है, तो मैं गुस्सा दबा रहा हूँ अपना। तो सामने वाला पूछता कि चुपचाप क्यों है, बात क्यों नहीं कर रहा, तो मैं कहता हूँ कुछ नहीं कुछ नहीं, अंदर से मन कर रहा फट जाऊँ एकदम। तो अंदर से तो मैं डिस्टर्ब हूँ, इमोशनल हेल्थ तो खराब हो रही है मेरी। गुस्से में मैं शायद खाना भी ना खाऊं, गुस्से में शायद मैं किसी से बात भी ना करूं, अकेला भी हो गया। तो मैं कुछ भी करता हूँ फिर गुस्से में, लेकिन वो गुस्सा दबाना जो है वो भी मेरे लिए सही नहीं है। दैट वी शुड गेट आवर हॉस्टिलिटी आउट इन सम वे और इट विल पॉइजन आवर इनसाइड्स बाय टर्निंग इनवर्ट ओवर आवरसेल्व्स, thus लीडिंग टू डीप डिप्रेशन। तो गुस्सा दबा के रखूंगा तो मेरे लिए खराब है, और ये जो मेरी हॉस्टिलिटी है वही चीज जो पहले कही थी, गुस्सा कह लो, खुन्नस कह लो, कुछ भी कह लो, इसको किसी तरीके से बाहर निकालना चाहिए, किसी न किसी तरीके से इसे बाहर निकालना चाहिए। नहीं तो ये मेरे अंदर जहर भर देगा, मेरे अंतर को ये जहरीला कर देगा। मैं जहरीला कैसे करेगा? मैं गुस्सा में अपने आप को जला रहा हूँ ना, जल रहा हूँ अंदर से, बाहर नहीं निकाला लेकिन अंदर से तो जल रहा हूँ। वो जहर बन के मुझे जला रहा है ना गुस्सा, और उसका नतीजा क्या होगा कि मैं खुद को नुकसान पहुंचाऊंगा, मैं खुद को ही नुकसान पहुंचाऊंगा। 10 डिग्री टू डीप डिप्रेशन, और वो बहुत गहरी डिप्रेशन की तरफ भी ले जा सकता है। गुस्सा निकाल ही रहा हूँ, अंदर ही अंदर उड़ रहा हूँ, जल रहा हूँ, और फिर धीरे धीरे वो गुस्सा मुझे डिप्रेशन की तरफ ले जाए। एंगर इन ऑल इस एस्पेक्ट्स इज अ यूनिवर्सल ह्यूमन प्रॉब्लम। अब किसी भी तरह का गुस्सा हो, हल्का, तेज, गहरा, या किसी भी रूप में गुस्सा आए, वो तो पूरी दुनिया में इंसानों की समस्या है। गुस्सा सबको आता है, हमने पहले भी पढ़ा, देखा भी है कि थोड़ा बहुत गुस्सा समय समय पर सबको आता है। तो ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, दुनिया भर की प्रॉब्लम। बट इट पोजेज अ स्पेशल थ्रेट टू अल्कोहलिक्स। लेकिन मेरे जैसे शराबी के लिए ये खास तौर पर खतरनाक है, शराबियों के लिए खास तौर पर खतरनाक। आवर ओन एंगर कैन किल अस। हमारा खुद का गुस्सा हमें मार सकता है, हमारा खुद का गुस्सा हमें मार सकता है। Recovered alcoholics almost unanimously agree that hostility, grudges, or resentments often make us want to drink. So we need to be vigilant against such. जो रिकवर्ड अल्कोहलिक्स हैं, जो रिकवर कर चुके हैं शराबी, वो अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं, वो हमें एक्सपीरियंस से बताते हैं कि अगर, और वो एक मत होके बताते हैं, इसमें कोई कोई उनके सोच में कोई अंतर नहीं है, सबकी एक ही सोच है, एक ही मत है, एक ही राय है कि हॉस्टिलिटी, ग्रजेस और रिजेंट, मैं जलन कुनन पाल के रखूं, किसी से द्वेष पाल के रखूं, खुन्नस पाल के रखूं, ऑफर मेक अस वांट टू ड्रिंक, उससे अक्सर पीने की इच्छा पैदा होती है, उससे अक्सर पीने की इच्छा पैदा होती है। इसलिए हमें ऐसी भावनाओं के प्रति सावधान रहना चाहिए। मेरे अंदर गुस्सा आ रहा है, शिकायत है किसी से, कोई द्वेष है, वैर पैदा हो रहा है किसी के प्रति, या खुन्नस आ रही, इन भावनाओं के प्रति मुझे बड़ा सावधान रहना है, क्योंकि उसने बता दिया गुस्सा मुझे मार सकता है और मुझे शराब की तरफ ले जाएगा। We have found much more satisfying ways than drinking for dealing with। अब आया वो क्या है कि कह रहा है हमें
पीने से ज्यादा और बहुत सारे अच्छे तरीके मिले हैं जिससे हम इन भावनाओं से डील कर सकते हैं, निपट सकते हैं इन भावनाओं से। कि चाहे वो ग्रज हो, चाहे रिजेंटमेंट हो, चाहे वो हॉस्टिलिटी हो। तो वी हैव फाउंड मच मोर सेटिस्फाइंग, और ज्यादा संतोषजनक तरीके हमें मिले हैं शराब पीने से ज्यादा, जो इन भावनाओं को हमें हैंडल करने में, इन भावनाओं से निपटने में हमें मदद करते हैं। बट विल गेट टू दोज लेटर, बाद में बात करेंगे उनके बारे में। उससे पहले क्या करना है? फर्स्ट हियर इज अ लुक एट सम ऑफ द शेप्स एंड कलर्स एंगर सीम्स एट टाइम्स टू अराइव इन। पहले ये देखते हैं कि गुस्सा किन किन रूपों में प्रकट होता है, कैसे आ जाता है, किन किन रूपों में गुस्सा आ जाता है या प्रकट होता है। अब मैं सोचता हूँ कि सिर्फ जो जोर से चिल्ला रहा हूं तो वो है गुस्सा। इसने यहाँ पे हमें 16 और सही और रूप बता दिए गुस्सा किन किन रूपों में आता है। इनटॉलरेंस, असहनशीलता, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता लोगों को। वैसे लोग बर्दाश्त नहीं होते ना, जिस पे गुस्सा आ रहा है मैं तो उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। यही होता है ना, मैं उसकी शक्ल देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता। इंटॉलरेंस, तो मेरे सामने आया तो मैं पता नहीं क्या कर दूं, उसको बोलो मेरे सामने ना आए। इंटॉलरेंस। नेक्स्ट है जी स्नॉबिश, किसी को देख के नाक चढ़ा ले, नाक चढ़ापन। ये उस पर गुस्सा आ रहा है, वो बंदा पसंद नहीं है, वो नाक चढ़ा लूं उसको देख, मुंह दूसरी तरफ कर दूं। टेंशन, तनाव तो है ही है, गुस्से के साथ तनाव तो आना ही आना है। डिस्ट्रस्ट, गुस्से में मैं दूसरों पर विश्वास नहीं करता, जिस पर गुस्सा आ रहा है उस पर विश्वास कैसे करूं? पहले ही गुस्सा आ रहा है तो विश्वास कैसे करूं? तो डिस्ट्रस्ट हो जाता, विश्वास नहीं आता। कंटेम्प्ट, वही तिरस्कार, सामने आ जाए तो इग्नोर कर दो, बात नहीं करनी, साइड में हो जाओ, बात मत करो उसकी मेरे सामने, तो तिरस्कार। रिजिडिटी, अड़ियलपन, अड़ियलपन आएगा। सार्केज्म, मैं बात बात में जो है व्यंग्य करूंगा उस पर, ताने दूंगा। अब गुस्सा में कई बार चिल्ला के भी नहीं व्यक्त करता, तानों के रूप में व्यक्त करता, बड़े प्यार से ताना दे देता, लेकिन वो ताना भी ऐसा होता है कि अंदर से चीर जाए। तो मैं उस तरीके से भी अपना गुस्सा दिखाता हूँ। एंजाइटी, उत्सुकता, घबराहट। एनवी, जलन। सिनिसिज्म, निराशावाद, गुस्सा आ रहा है निकाल नहीं पा रहा हूँ, निराश होकर बैठा हूँ अंदर से, वही जो डिप्रेशन की बात कर रहा है। सेल्फ पिटी, मेरा फेवरेट, बहुत पसंद था मुझे आत्मदया में जाना। गुस्सा तो आ रहा है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, तो मैं बेचारा कुछ कर नहीं पा रहा, तो वो मैं बेचारा, सेल्फ पिटी। उसके बाद ये सस्पिशन, शक, नजर रखो उस पर, शक हो रहा है कि उसने ये गड़बड़ की है, मुझे गुस्सा आ रहा है, तो शक भी होता है। हेट्रेड तो है ही है, जिस पर गुस्सा, नफरत तो आएगी। नफरत के रूप में भी मेरा गुस्सा आता है, मैं डायरेक्ट नहीं बोलता कुछ भी, लेकिन मन ही मन नफरत कर रहा हूँ उससे। डिसकंटेंट, असंतुष्टि। मैलाइस, वही द्वेष, बैर पाल लेना, बैर तो हो ही गया, जिसको गुस्सा आ रहा है उसे बैर तो हो ही गया। एंड जेलिसी, ईर्ष्या, फिर से जलन, कुछ भी कह दो। इन सारे रूपों में मेरा गुस्सा व्यक्त होता है। मेरा गुस्सा इस तरीके से निकलता है, जरूरी नहीं है मैं जोर से चिल्ला के ही गुस्सा निकालता हूँ अपना, मैं सामने वाले को गाली दे के ही निकालता हूँ। ये 16 और तरीके हैं जिनसे मेरा गुस्सा निकलता है। वेरियस ए मेंबर्स है व्हेन सोबर,
being able to trace all those feelings to some underlying anger. जो सोबर ए मेंबर्स हैं, जो अपनी इन्वेंट्री लेते हैं, प्रोग्राम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब वो अपने गुस्से का कारण पूछते हैं, किस वजह से, अब जो डेली इन्वेंट्री लेने की बात करते हैं, हमें जो बताया गया है 10 स्टेप में कि डेली इन्वेंट्री लेनी है, तो अगर आज मैंने गुस्सा किया है तो इन्वेंट्री में आएगा ना भाई, तो मैंने गुस्सा क्यों किया, क्या वजह थी। तो वो कह रहा है कि जो सोबर लोग हैं, वो जो अपने अंदर का गुस्सा है, जब वो उसको चेक करते हैं कि वो क्यों था, क्या था, किस तरीके से, या वो जो दिन भर में ये जो पीछे हमें बताया गुस्सा किस किस रूप में व्यक्त होता है, जब इन्वेंट्री लेते हैं तो हम ये सारी चीजें देखते हैं कि क्या दिन में मैं टेंशन में था, क्या मैं कहीं अड़ा, क्या मैंने किसी को ताना दिया, या मतलब व्यवहारों में देखते हैं ना, दिन भर में मैंने किसी के साथ गलत व्यवहार तो नहीं किया, हाउ वाज माय बिहेवियर, उसमें ये सारी चीजें आ जाती हैं जो पीछे बताई हैं। तो जब वो देखते हैं तो तब ये समझ में आता है कि इनमें से अगर कुछ भी दिन में किया है तो वो कहीं ना कहीं गुस्से का प्रतीक था। ये जब फीलिंग्स आई हैं, इनमें से भी ये जो 16 चीजें अभी बताई हैं, इनमें से अगर दिन में कोई भी फीलिंग आई है तो वो कहीं ना कहीं अंदर गुस्सा था जिसकी वजह से ये चीजें आई। तो ये गुस्से से जुड़ी हुई थी, ये अगर ये फीलिंग्स आई हैं या ये मैंने इनमें से कुछ किया है तो वो कहीं ना कहीं गुस्से से जुड़ा। ड्यूरिंग आवर ड्रिंकिंग डेज मैनी ऑफ अस स्पेंट लिटिल टाइम थिंकिंग सच थिंग्स आउट। अब पीने के टाइम में किसके पास टाइम था, पीने के दौर में किसके पास इतना टाइम था इन चीजों के बारे में सोचने का। तब तो पी ली, तो उसके बाद तो जो अंदर है वो निकाल दो, चाहे चिल्ला के निकालो, चाहे ताने दे के निकालो, चाहे रिजेंटमेंट पाल के निकालो, किसी भी तरीके से निकालो। मतलब तब सोचने का टाइम कहाँ था इन चीजों के बारे में सोचा जाए। यू आर मोर लाइकली टू ब्रूड अबाउट देम और टू ओवर रिएक्ट, स्पेशली आफ्टर वी हाइटन सच फीलिंग्स बाय टेकिंग अनदर ड्रिंक। अब ये फीलिंग्स आती थी पीने के टाइम में, तो सारी फीलिंग्स आती थी तो पीछे बताई है, लेकिन इनके बारे में सोचने का टाइम नहीं था। क्या करते थे, या तो इनको लेके चिंता करते रहते थे, मतलब कारण नहीं ढूंढते थे, सिर्फ लेके चिंता करते थे, और यहाँ ओवर रिएक्ट, जरूरत से ज्यादा रिएक्शन, जहाँ इतने गुस्से की जरूरत नहीं है, जहाँ इतने ताने देने की जरूरत नहीं है, वहां मैंने घड़ी लगा दी, तो ओवर रिएक्शन। और खासकर एक तो गुस्सा पहले से आ रहा है, मैंने ऊपर से और पी ली, तो वो आग में घी डल गया, क्योंकि वो पीछे पड़ा ना, हमने हिम्मत भी आ गई, पावर आ गई, पावर आ गई, तो आग में घी डल गया, तो ओवर रिएक्शन होगा ही होगा, जरूर से ज्यादा मैं रिएक्ट करूंगा ही करूंगा। तो ये चीजें होती थी पीने के टाइम। Perhaps fear should be on that list too, because many of us believe anger is frequently an outgrowth of fear. कई बार वो कहते हैं ना, बहुत बार कहावत ही सुनी होगी कि गुस्सा कमजोरों का हथियार है। वो चीज यहाँ पे वो बताना चाहता कि शायद ये जो पीछे गुस्से की फीलिंग्स बताई गई हैं, उनमें शायद डर भी होना चाहिए, फियर भी उसमें लिस्ट में होना चाहिए, क्योंकि हम में से कई लोग मानते हैं कि जो गुस्सा है ये फियर से निकलता है, फियर से भी निकलता है, आउट ग्रोथ है उसका। यानी फियर जब बढ़ जाता है तो वो गुस्से का रूप ले लेता है, जब डर बढ़ जाता है तो वो गुस्से का रूप ले लेता है। वी आर नॉट ऑलवेज श्योर व्हाट वी आर अफ्रेड ऑफ, समटाइम्स इट इज जस्ट अ वेग जनरलाइज्ड नेमलेस फियर। अब कई बार ये पक्का नहीं पता होता, हम कितनी बार सुनते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, कुछ भी नहीं है यार, क्योंकि पता नहीं क्यों डर लग रहा है, डर लग रहा है कि कुछ हो जाएगा, जबकि सब कुछ ठीक है। तो हमेशा पता नहीं चलता कि हमें किस चीज से डर लग रहा है, व्हाट वी आर अफ्रेड ऑफ, डर किस चीज का है। आसपास देखो सब कुछ ठीक है, कभी भी ये बिल्कुल ही वेग वेग मतलब अस्पष्ट,
क्लियर नहीं है, अनक्लियर, जनरलाइज्ड, कोई किसी खास चीज का डर नहीं है, वही तो पता ही नहीं चल रहा, ये कोई चीज है ही नहीं आसपास ऐसी जिससे डरना चाहिए, लेकिन अनक्लियर, वेग, अस्पष्ट, जनरलाइज और नेमलेस, अनाम डर है, तो नाम भी नहीं दे सकते किस चीज से डर लग रहा है। एंड इट कैन गिव राइज टू एन इक्वली जनरलाइज्ड एंगर विच में सडनली फोकस ऑन समथिंग और सम, और उस डर की वजह से अचानक ही बिना वजह का गुस्सा पैदा हो सकता है, और वो गुस्सा किसी पे निकल जाएगा, किसी चीज पे या किसी व्यक्ति पे निकलेगा। दीवार पे तो गुस्सा निकलता नहीं, तो किसी चीज पे या किसी व्यक्ति पे कोई चीज तोड़ दूंगा, कोई मुक्का मारूंगा या किसी पे चिल्लाऊंगा, और अंदर से डर लग रहा है बिना किसी वजह के, बिना किसी बात के। तो वो डर जो है वो गुस्से को पैदा करेगा, इसी तरह से बिना वजह का गुस्सा, और फिर अचानक वो किसी चीज पे या किसी व्यक्ति पे निकलेगा। फीलिंग्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन आल्सो कैन गिव बर्थ टू एंगर, निराशा, जब कोई निराश होता है, कुछ हो नहीं रहा, कुछ काम करना चाह रहा हूँ हो नहीं रहा, किसी से मिलना चाह रहा हूँ मिल नहीं रहा, कहीं जाना चाह रहा हूँ जा नहीं पा रहा, फ्रस्ट्रेट, निराश होकर बैठा, उससे भी गुस्सा पैदा हो, वो भी गुस्से को जन्म देता है, निराशा भी गुस्से को जन्म देती है। एज अ क्लास, प्रॉब्लम drinkers are not famous for a high tolerance level when faced with frustration, real or imagined। अब मेरे ऐसा शराबी जो है उसमें इतनी टॉलरेंस नहीं है, इतनी सहनशीलता नहीं है कि वो इन चीजों को बर्दाश्त करे, वो फ्रस्ट्रेशन को बर्दाश्त करे, इतना लेवल नहीं है मेरी टॉलरेंस, इतनी सहनशीलता नहीं है कि जब मेरे अंदर निराशा आए, फ्रस्ट्रेशन आए, तो मैं उसको झेल पाऊँ। एज ए क्लास, अभी क्लास के तौर पे, वर्ग के तौर पे प्रॉब्लम ड्रिंकर्स के साथ ये समस्या है कि टॉलरेंस इतनी हाई नहीं होती, सहनशीलता इतनी हाई नहीं होती कि फ्रस्ट्रेशन झेल ले, चाहे वो रियल हो या इमेजिनरी। कोई मेरे को तो इमेजिनरी काल्पनिक चीजें भी पालने का बड़ा शौक है ना, डर भी काल्पनिक पाल लेता हूँ, खुशियां भी काल्पनिक पाल लेता हूँ, और पता नहीं मैं कल्पना में क्या क्या कर लेता हूँ। तो अब वो मेरी फ्रस्ट्रेशन भी चाहे वाकई असलियत में हो किसी वजह से, या मैं ऐसी सोच सोच के अंदर से फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ बिना वजह के, कुछ भी हो, लेकिन वो मेरे जैसे शराबी में टॉलरेंस लेवल उतना हाई नहीं है कि मैं उस फ्रस्ट्रेशन को झेल। तो उससे क्या होता है, A drink used to be our favorite solvent for such an indigestible emotion। इनडाइजेस्टिबल, हजम ना होने वाली ही भावना, मेरे को नहीं हजम होती ना, जिस चीज की टॉलरेंस नहीं है, मैं जो खाना बर्दाश्त नहीं कर सकता वो मुझे हजम नहीं होगा। सेम वे जो इमोशन में बर्दाश्त नहीं होती मेरे से, वो मुझे हजम नहीं होती, वो ज्यादा देर अंदर रहेगी नहीं, किसी ना किसी तरीके से वो बाहर निकलेगी। और मेरा फेवरेट तरीका क्या है उस फ्रस्ट्रेशन को निकालने का, उठाओ बोतल, चलो ठीक है। सो अ ड्रिंक यूज टू बी आवर फेवरेट सॉल्वेंट फॉर सच एन इनडाइजेस्टिबल इमोशन। ऐसी भावना के लिए शराब ही मेरा सबसे बढ़िया सहारा होती है। इवन इफ यू एक्चुअली हैव बीन ट्रीटेड shabbily or unjustly, resentment is a luxury that as alcoholics we cannot afford। अब चाहे किसी ने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया हो या अनजस्टली नाजायज व्यवहार किया हो या कुछ नाजायज किया हो, किसी ने हमारे साथ कुछ बुरा किया हो या नाजायज किया हो, रिजेंटमेंट इज अ लग्जरी भाई, रिजेंटमेंट मेरे लिए एक लग्जरी है, एक विलास की वस्तु है, लग्जरी दैट एज अल्कोहलिक्स यू कैन नॉट अफोर्ड। भाई झेल नहीं सकते हम इसको, शराबी, एक शराबी के तौर पे हम इसको झेल नहीं सकते। फॉर अस ऑल एंगर इज सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिकॉज इट कैन लीड अस बैक टू ड्रिंकिंग। हमारे लिए हर प्रकार का गुस्सा, हर तरीके का गुस्सा, जो उसने 16 17 20 तरह की चीजें बता दी, जो लिस्ट हमें पकड़ा दी उसने हाथ में, ये सारी चीजें हैं
जो गुस्सा जिनका रूप ले लेता है, या जो असल में गुस्सा होती, तो ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है। अपना विनाश मैं खुद करूंगा, ये मेरे नाश का कारण बन सकती है। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, अपने आप को मैं नुकसान पहुंचाऊंगा, अपना विनाश खुद करूंगा, बिकॉज इट कैन लीड अस बैक टू ड्रिंक, क्योंकि ये हमें वापस शराब की तरफ ले जा सकता है। Learning to deal with resentments is discussed in more detail in the books Alcoholics Anonymous and 12 Steps and 12 Traditions. ये हमने शायद सबने ही बिग बुक और 12 एंड 12 में पढ़ा हुआ है रिजेंटमेंट्स के बारे में। रिजेंटमेंट्स कैसे हमारे लिए खतरनाक हैं और कैसे उनसे डील करना है, कैसे उनसे निपटना है। जो रिजेंटमेंट इज द नंबर वन ऑफेंडर बार बार बताया जाता है, वो पढ़ चुके हैं बिग बुक में भी और 12 एंड 12 में भी, तो उसके बारे में भी ज्यादा यहाँ बात नहीं होगी। लेकिन एक चीज क्लियर कर दी उसने कि मेरे जैसे शराबी के लिए किसी भी प्रकार का गुस्सा जो किसी भी रूप में अपने आप को व्यक्त कर सकता है, वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है, अपने आप को नुकसान पहुंचाने वाला है, अपना विनाश करने वाला है, क्योंकि ये मुझे वापस शराब की तरफ ले जाएगा और ले जा सकता है और ले जाएगा। ये एक्सपीरियंस भी यही बताता है। तो टाइम हो गया है, आज यही खत्म करते हैं, यही रुकते हैं। थैंक यू सौरभ, एंड थैंक यू कमल सनराइज मीटिंग। थैंक यू वेरी मच।